चलिए शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is tells about union and its territory. Union and its territory. सिंपल सिंगल चीज को आप लिखें और फायदे में रहेंगे मेंस के लिए। प्रीलिम्स में तो ऊपर से क्वेश्चन रहेंगे ज्यादा, बखूबी जानते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्लॉज 1। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 माने 1 के ही 3-4 वर्जन है, लेकिन आप 1 का क्लॉज 1 लेंगे। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 इंडिया भी मेंशन किया है, बट इंडिया को ज्यादातर यहां मेंशन किया गया है भारत। तो इंडिया दैट इज भारत shall be union of states, not federation. Shall be union of states, not federation. Shall be union of states, not the federation. India, that is Bharat, shall be union of states, not the federation. यूनियन होना चाहिए, फेडरेशन नहीं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आर्टिकल 1 नहीं है, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है, इस पे फोकस कीजिएगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 मोटी मोटी बात रखी जाए तो आर्टिकल 1 है, और अगर थोड़ा डाइल्यूशन किया जाए तो 1 क्लॉज 1 है। इसलिए कि आर्टिकल 1 का ही क्लॉज 2 और क्लॉज 3 अलग बातें कहते हैं। लीजिएगा, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 1 क्लॉज 2। अब है क्या लिखा हुआ है कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे पार्ट 1, पर आप ये बखूबी जानते हैं कि शेड्यूल के अंदर कई बातें, नोटिस कीजिए चीजों को, पार्ट और शेड्यूल अलग बनाए गए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कुछ तो डिफरेंसेस होंगे इनके बीच में। पार्ट 1 का क्लॉज 2 कह रहा है कि स्टेट एंड टेरिटरी जो होंगी वो उसी तरह से अरेंज होंगी या काम करेंगी जैसा कि मेंशन किया गया है शेड्यूल 1 में। लीजिएगा, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी वैसे ही काम करेंगी जैसे शेड्यूल फर्स्ट में दिया है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विल वर्क एज mentioned in the first schedule of Indian Constitution. अब क्लॉज 3, आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 माने क्लॉज वाली बातें याद रहेंगी तो ये सुपरलेटिव रहेगा, नहीं भी याद रहेंगी तो आर्टिकल 1 आप पता जानते हैं इसके बारे में, ये बहुत बड़ी चीज है। व्हाट इज शेड्यूल 3? The territory of India. What is territory of India? The territory of the state, the territory of the union territories specified in the, which means आप सिर्फ ये लिखो कि आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया देता है। डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 मेंशन करता है, डेफिनेशन देता है ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ज्यादा इस पे और हम चीजें मेंशन ना करें, अगर इन तीनों को जो हमने आर्टिकल 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 लिया है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 विच टेल्स अबाउट कि भारत देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है, ये आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है। 1 का क्लॉज 2 ये है कि जो स्टेट और टेरिटरी है वो वैसे ही रिएक्ट करेंगी जैसे कि पहले शेड्यूल में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। और पहले ही आर्टिकल का क्लॉज 3 मेंशन कर रहा है द डेफिनेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई टेरिटरी है क्या चीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सारे राज्य और सारे यूटीज तो भारत देश की टेरिटरी हैं,
विद द सेम वो भी है जो भारत देश ने एक्वायर की है, जो 3 कह रहा है, माने फर्स्ट का ही थर्ड जो है क्लॉज का सी पोर्शन कह रहा है। कहना क्या चाह रहा है? एक्वायर्ड माने सिक्किम को हमने एक्वायर किया ना, कहीं से लिया, सिक्किम क्या बन गया? हमारा राज्य बन गया। तो मोटी डेफिनेशन ये हो गई कि भारत देश की जो टेरिटरी है उसकी डेफिनेशन कौन देता है? आर्टिकल 1। ऐसा ही है, लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर मैं आर्टिकल 2 पे चल रहा हूं सीधे। रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज आर्टिकल 1? भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारे देश भारत में all the states, all the union territories and the boundary acquired by India, this is the combination of India named union, माने ये सारे मिलके भारत बनाते हैं। इसे कहते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 1 या पूरा भारत देश का आर्टिकल 1। ऐसा ही है। चलो दूसरे पे, जब मैं आर्टिकल 2 की बात करूंगा, जब आर्टिकल 2 की बात करूंगा मैं, तो आपको ये लगेगा कि हमने ज्यादातर बातें सेम ही की। जो 1 है उसका समहाउ रिश्ता सेम लगेगा। मैं अभी डिफरेंस बता दूं आपको, इसके बाद जब दूसरा आएगा तो फिर दोबारा क्वेश्चंस आपके मन में राइज होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरी जो डेफिनेशन है उसको मैंने अभी फर्स्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया, विच मीन्स कि मैंने अभी कोई ऐसी बात नहीं कही कि देश भारत में एडमिशन ऑफ आउटर स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे सिक्किम ने भारत देश को एंटर किया था। मैंने अभी तो सिर्फ ये कहा है कि भारत देश को या भारत देश ने जिसको एक्वायर कर लिया हुआ है वो भारत की टेरिटरी है। ऐसा ही है, जैसे भारत देश सारे राज्य भारत के हैं, सारे यूटी भारत के हैं, और वो भी जिनको भारत ने एक्वायर किया हुआ है वो सारी भारत की टेरिटरी है। लेकिन आर्टिकल 2 इससे थोड़ा सा अलग है, जो कहता है कि हम नए राज्यों की एडमिशन कर सकते हैं। माने कोई नया राज्य, नया कोई प्लेस अगर भारत देश में मर्ज होना चाहता है तो आए, वेलकम है। तो आर्टिकल 2 हमारे पास एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, स्टेट्स माने देश है, यहां पे राज्य और देश को आना चाहते हैं तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों की एडमिशन भारत देश में। टेल्स अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जो भी स्टेट्स हैं वो आ सकते हैं। ये ना खूबसूरत कहानी है, सुनिए गौर से। नंबर 1, व्हाट इज आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 है और 2 का 2A पार्ट है। लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी राज्य या कोई भी आउटर एरिया अगर भारत देश में आना चाहता है, बाहरी राज्य, तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सिक्किम को किया था। सिक्किम भारत देश का 22वां राज्य है। ऐसा ही है, देखिएगा, जिस समय सिक्किम को भारत देश में ऐड किया जाना था, हाँ जी, जिस समय सिक्किम को भारत देश में ऐड किया जाना था उस समय अलॉट ऑफ डिस्कशंस हुए थे, कैसे ऐड किया जाए, अमेंडमेंट की जानी चाहिए क्या, कि क्या चीजें होनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या बात ही खत्म हुई कि एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। भारत देश में कोई नया राज्य लाना है, जोड़ना है, ऐड करना है। देखिए, एक होगा कि भारत देश के अंदर की बाउंड्री तोड़ना, उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े कर देना, हिमाचल 2 भागों में बांट देना, या 2 हिमाचल के टुकड़ों को एक कर देना, राज्यों के नाम बदल देना, वो डिफरेंट कहानी है। यहां क्या है, यहाँ रिलेशन ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्री, विद द फॉरेन कंट्री है, या फॉरेन रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन जो है वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। सो आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एक्सटर्नल मैटर ऑफ द टेरिटरी। कोई बाहर से आना चाहता है तो आ जाए। लिखा क्या हुआ है, आर्टिकल 2A, जो कहता किसके बारे में है
कि सिक्किम जो है वो एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनी थी, जिसको हमने जोड़ा था बाय आर्टिकल 2A। लीजिएगा आर्टिकल 2A। किसकी सर? नहीं सर, ऑन ही है, वीडियो बना रहा हूं मैं। अब आप इतना जान चुके होंगे कि कौन से राज्य को एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। आंसर विल बी सिक्किम को। सिक्किम इज काउंटेड एज एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत देश में सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा? 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। 36वां संशोधन, 36 अमेंडमेंट, 36 अमेंडमेंट 1975 से जोड़ा गया है। किसको जी? सिक्किम को। सो सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। कौन सा राज्य बना सिक्किम भारत देश का? 22वां राज्य, 22nd स्टेट। भारत देश का 22वां राज्य बना सिक्किम। ऐसा ही है, आप इतना भी जानते, 7 sisters and 1 brother। सिक्किम इज नोन एज द ब्रदर ऑफ 7 sisters ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ऐसा ही है। चलिए, तो वही खत्म हुआ। 3 हमारे पास, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमने बात की एक्सटर्नल की, अब बात आएगी इंटरनल की। अब बात आई है इंटरनल की। बड़ा फायदे में रहेंगे आप अगर आर्टिकल 3 को आप इंटरनल का नाम दें। आर्टिकल 3 को आप इंटरनल का नाम दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इंटरनल। आर्टिकल 2, रिलेशन ऑफ इंडिया विद द external boundaries. Article 3, that relates with the emotion of internal boundaries. Internal boundaries. Internal. अब कहानी यहां पे क्या है लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशंस ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब सवाल देता हूं आपको मैं। सिक्किम आज रात को पार्लियामेंट ने सिक्किम के 2 टुकड़े किए। ये आर्टिकल 2 है कि 3? 3 है। इसलिए ये सिक्किम वाज, जिस समय टुकड़े हुए उस समय सिक्किम वाज द इंटरनल टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब इंटरनल टेरिटरी है, उसके टुकड़े किए जाने हैं, उसके नाम बदले जाने हैं, बाउंड्री चेंज होनी है, छोटी होनी है, बड़ी होनी है, वो आर्टिकल 3 से होगा। पर मैं ये कहूं कि कोई तिब्बत का कोई एरिया है जो भारत में आना चाहता है और सरकार ने उसको ला दिया, दैट इज डन बाय आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही है। सो आर्टिकल 3 के लिखा हुआ है, पार्लियामेंट मे बी बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। जैसे उत्तराखंड से बना है उत्तर प्रदेश, झारखंड से बिहार निकला हुआ है। ऐसा ही पता ना चाहिए। तेलंगाना, हैदराबाद अलग हुआ, दैट इज डन बाय आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 or more states or part of states by uniting any territory to part of any state। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में सारी बातें हमने बोल दी। 2 राज्यों का एक राज्यों का 2। राज्यों के नाम चेंज करने हैं। हिमाचल प्रदेश का नाम करना है हिमनगर मान लो, तो कैसे किया जाएगा? आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका डील, ये डील जो करता है नाम बदलने से, बाउंड्री बदलने से, ये सारी चीजें आर्टिकल। हाँ जी, आप सुनना, कितनी आसान सी भाषा में आप चीजें अंडरस्टैंड कर जाएंगे।
नीचे लिखा हुआ ये भी लिख लीजिएगा, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, बाउंड्री छोटी करनी है, बाउंड्री बड़ी। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू बाय यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एरिया ऑल्टर करना है, डिमिनिश करना है एरिया, whatever you want you can do with simple by article 3 of Indian constitution. Okay sir, 1 2 3. Article 1 just give the definition of a country called Bharat. Article 2 give the relationship definition of India with the external relation. Article 3 gives the definition of internal territory matter of India within the territory is Article 3. अब सुनना गौर से, have you studied Article 2 and Article 3? Whatever he has mentioned about Article 2 and 3, सुनिए गौर से जी, अब वो कहानी है जिसको बोलते ही आर्टिकल 4 खत्म हो जाएगा सीधे। आर्टिकल 1 पढ़ा आपने, उसकी डेफिनेशन हमने बोल दी कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है, फलाना फलाना, और शेड्यूल 1 में डेफिनेशन दी गई, उसको माना जाएगा। आर्टिकल 2 कहता है कि हमारी टेरिटरी की इंटरनल एक्सटर्नल जो इमेज होगी वो क्या रहेगी। थर्ड कहता है इंटरनल इशू को। अब आपने 2 और 3 में एक्सटर्नल और इंटरनल रिलेशन ऑफ टेरिटरी जो पढ़ा, इसको करने के लिए जो भी चीज करनी है वो सारी चीजें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेकंड क्या है, आपने किसी एक्सटर्नल राज्य को भारत में मर्ज करना है, दूसरी कहानी। तीसरा, आपने अपने ही देश में बने हुए राज्यों के नाम बदल देने हैं, नाम ऑल्टर करने हैं, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, 2 से 1 करनी है, 1 से 2 करनी है। ये दोनों आर्टिकल जो करने की ताकत है वो आर्टिकल 4 डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 में कही हुई बातें आप कर सकते हैं विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको संविधान में अमेंडमेंट लाने की जरूरत, ऐसा ही है। अब सवाल मेरा, क्या लिखा हुआ है ये 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ऐसा ही है। अब ये कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन कि मैटर जो है वो टेरिटरी का एक्सटर्नल नहीं जाना चाहिए, माने आपकी टेरिटरी जो है वो फॉरेन में जानी नहीं चाहिए। अगर आपकी फॉरेन में जाती है तब वहां पे अमेंडमेंट की जरूरत पड़ जाएगी, अदरवाइज आप सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर सकते हैं। देखिए ये जो डेफिनेशंस हैं अपने आप में ये भी पूरी नहीं है। जैनिज्म की फिलॉसफी है स्यादवाद कहते हैं। अगर आप जिस समय हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप पाएंगे कि जैनिज्म जब पढ़ते हैं आप, तो जैनिज्म की फिलॉसफी दी थी वर्धमाना महावीरा ने, स्यादवाद कहते हैं उसको। स्यादवाद माने देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। अब आप ये कहेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे चीजें खत्म हो जाती हैं, ये एब्सोल्यूट चीज है, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये बात यहां एग्जिस्ट कर रही है, कल परसों अमेंडमेंट आएगी तो ये बात गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही बात बोल के पॉलिटिकल साइंस खत्म नहीं कर सकता ना जी। जितना कर माइंड मेकअप बच्चा रिसीव कर सकता है शुरू में, उतनी बातें बताई जाती है बच्चे को। इतनी सी बात ये जान लो आप। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि यहाँ पे अमेंडमेंट हो चुकी है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी मोटी मोटी डेफिनेशन फिर धीरे धीरे चेंज करेंगे इसको। अब जो 4 है जो मेंशन कर रहा है इसके बारे में, वो मैं जो बोल बैठा हूं उसकी कहानी आपके सामने आएगी। क्या लिखा हुआ है, सॉरी, आर्टिकल 4 क्लॉज 1 क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला बताता हूं आपको मैं, साफ से देख ले। यहाँ पे ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी दी है इसने साइड में, और ये इसने डिस्क्राइब किया बड़े अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है लॉज, बड़े प्यार से अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने पढ़िए इसको खुद भी आप लोग, और मैं भी मेंशन करता हूं।
ये लिखा हुआ है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. यहाँ लिखा हुआ है, any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provision for the amendment of first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplement. सेम कहानी दे रखी है और नीचे लिखा हुआ है, and in the legislature of the state or states affected by such law as parliament may deem. और नीचे लिखा हुआ है, very very important, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368. ऐसा ही है, सुनना गौर से चीजों को। भारत देश में क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल है? विधान परिषद नहीं है ना जी, विधान परिषद नहीं है हिमाचल प्रदेश, विधानसभा। जैसे देश के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्य के अंदर होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा इसलिए नहीं है कि कंडीशन दी गई है कि अगर आपको विधान परिषद बनानी है तो कम से कम वो 1/3 होने चाहिए विधानसभा का, एंड दैट लीस्ट नंबर इज 40। विधान परिषद तभी बन सकती है हिमाचल में जब 40 मेंबर कम से कम हो। सुनना गौर से, हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद तब हो सकती है जब विधान परिषद में कम से कम 40 मेंबर हो, और ये 40 जो है ये 1/3 होने चाहिए विधानसभा का। तो अगर 40 1/3 हुए तो माने 1 क्या हुआ, 120। वहां 120 होंगे, यहां 40 हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में टोटल एमएलए 68। हिमाचल प्रदेश को पहले एमएलए स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी 120, और वो 120 कब होगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। समझ रहे हैं? क्या पॉपुलेशन के आधार पे सीटें बढ़ती हैं कि टेरिटरी के आधार पे? पॉपुलेशन, टेरिटरी तो सीज्ड है। हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी सीज हो गई है ना कि भाई यही टेरिटरी है, उसमें लोग पैदा हो रहे हैं, और लोग जब बढ़ रहे हैं तो वोट आ दे रहे हैं। वोट देने के लोग ज्यादा हुए तो असेंबली ज्यादा हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ, असेंबली 120 क्रॉस करेंगी तो फिर हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एक एक्ट पास करेगा, दैट इज फॉर द डिमांड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर वो जाएगा विधान, दैट इज कॉल्ड संसद में। संसद उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा और बना देगा क्या चीज, विधान परिषद। अब इसने लिखा, ये सारी कहानी यहां लिखी कि राज्य पे डिपेंड करता है कि नाम चेंज करना है कि नहीं करना है, फलाना फलाना फलाना, पर नीचे बड़ा क्लासिकल लिखा हुआ है कि भारत देश में इस आर्टिकल 2 और 3 से जो चेंज किया जाएगा उसमें कोई भी अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। लीजिएगा, लिखना क्या है, यही लिखना जो बात लिखी नीचे लिखी है, पर हिंदी में लिखना अगर हो तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से बनाए गए कानून, आर्टिकल 2 और 3 से बनाए गए कानून या बनाई गई चीजें does not require amendment, which is article 368, does not require amendment, which is article 368 of Indian Constitution. Article 360, no such law in article 2 or 3 shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purpose of article 368. हिंदी में साफ साफ आर्टिकल 2 और 3 की जो बातें हैं, अगर उसको चेंज करना है, उस पर लॉ बनाना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही अब होता क्या कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी यही चीजें पता थी शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को ये लगा, इसके ऊपर केस आता है एक, विच इज बेरूबाड़ी केस ऑफ 1960। सब भारत देश की अगर टॉप जजमेंट ली जाए ना जी,
भारत देश के टॉप 10 जजमेंट ली जाए तो बेरूबाड़ी केस टॉप 10 में आएगा। बेरूबाड़ी केस 1960 का है, जिस समय सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात मेंशन की थी। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, भारत देश में एक एडवाइस होती है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। क्या होती है बोला? व्हाट डू यू मीन बाय एडवाइजरी जुरिडिक्शन? उसके बाद फिर मैं एक्ट पे आता हूं। कोई बता दे व्हाट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन? क्या मतलब हुआ इसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन? अपीलाते अपील करना होता है। सुनना गौर से। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं केस हार जाऊं तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं? तो हाई कोर्ट इज द स्मॉलेस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इनिशियल कोर्ट ऑफ अपील है। माने मैंने अपील क्यों की? क्योंकि मैं लोअर कोर्ट को नहीं मान रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी वो ठीक नहीं दी है, तो मैं जा रहा हूं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील है? जी हाँ है। हाई कोर्ट में केस दाखिल हुआ, मैं हार गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट अपील करूंगा। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ अपील। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि कहां से जाएगा केस? सबसे पहले केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे ऐसा ही है, मैंने खून किया तो मेरा केस पहले कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील क्यों करूं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इनिशियल कोर्ट है, वहां सीधे घसीट के ले जाएंगे मेरे को। उन्होंने फांसी सुनाई, फिर अपील करूंगा मैं हाई कोर्ट में। उन्होंने सुनाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब सवाल, व्हाट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन? हिमाचल प्रदेश में फांसी देनी किसी को, सुनना गौर से। हिमाचल प्रदेश में जैसे ये डिमांड कर रहे थे फांसी की, फांसी हो जाए। आपको जन्म लिए 25 साल हो चुके होंगे, कम से कम 20, 22, 23 तो ही गए होंगे। आज तक सुना कभी हिमाचल में फांसी किसी को हुई है? नहीं फांसी हो जाएगी, नहीं होती। इतने पुलिस इतनी एक्टिव नहीं। देखिए किसी भी देश या राज्य के अंदर फांसी तब दी जाती है जब वो मैटर या तो बन जाए नेशनल लेवल का, या पुलिस इतनी अलर्ट हो कि वो फांसी देने के सबूत इकट्ठा कर पाए। जज कैसे फांसी देगा? आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं जुडिशरी को कि क्या फायदा है जी, वहां बंदा मर गया तब फांसी सुनाई उसको। कुछ लोग ऐसे थे कि फांसी का वक्त आया तो मर गए हुए थे, तो बोला जी फांसी, उसको फांसी हो, बोला मर गया हुआ जी। तो जो बंदे मर गए उनको फांसियां तो हो जा रही है भारत देश में। अब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं जुडिशरी इतना लेट कर देती है कि भाई 1975 से 80 के बीच में दंगे हुए थे पंजाब में, इंदिरा गांधी के समय पे सिखों को मरवाया था उसने। बाद में उसी को ब्लू नहीं सुना आपने? तो ये जो ब्लू प्रोजेक्ट चलाया गया था, जहां इंदिरा गांधी ने जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों को मरवाने के लिए कमांडो भेज दिए थे अंदर। तो जो सिखिज्म जात थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे मंदिर के अंदर बंदूकें, गोलीबारी, खून खराबा ये नहीं होना चाहिए। पर इंदिरा गांधी ने कहा कि जब अंदर घुस ही गए आतंकवाद तो कैसे मारे इनको, अब इनके हाथ जोड़े, हम सब भेज दिए विदाउट थिंकिंग कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने भेजे अंदर, कुछ लोग मरे, कुछ वो गुंडे मरे, फलाना हुआ। इसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाबियों के माइंड में बहुत ही एग्रेसिव थॉट था कि अच्छी नहीं है ये। तो आप जानते हैं कि बाद में इंदिरा गांधी के ही सिख जो कमांडर्स थे उन्होंने गोली मारी थी उसको। ये तो जानते हैं आप, उसके जो बाउंसर्स थे उन्होंने मारा उसको। तो हमारे देश में गांधी पार्टी को या गांधीन्स को मारने वाले साथ वाले थे, दोस्त, सगे संबंधी या विचारधारा रखने वाले, उन लोगों ने मार डाला उन्हें। अब मेरा सवाल क्या है, भारत देश के हिमाचल में किसी को फांसी होनी है, अब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब भूल बड़ी जल्दी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू पिटीशन, फलाना 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 फलाना। तो फांसी देने से पहले, फांसी तो कोई सुना सकता है ना जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो कल परसों यहाँ चीफ गेस्ट आए थे, फांसी दे सकता है वो, समझ रहे हैं? मैंने उसने बताया था आपको, एनजीओ का बाहर सेमिनार था कॉलेज में, जो एनजीओ प्रेरणा एनजीओ जो है, तो वहां पे इन्होंने गेस्ट बुलाया हुआ था, दैट इज इनको कॉल्ड जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को। खुदा कसम है कि एक एजुकेशन में छलकती है, एजुकेशन सिर्फ दो लोगों में झलकती है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। एक वकील के अंदर, वकील भी नामी अंदाज का हो, वकील, साइंटिस्ट और राइटर, ये तीन ऐसे लोग होते हैं ना, आपको दिखते लग जाएगा पता कि बोलते ही इनके मुंह से यार लर्न पर्सन।
पहनावा बहुत ही सिंपल सा होगा और मुंह से निकला हुआ शब्द सोना होगा, सीधे जो बोलेगा सोना। वो बातें कर रहा है बैठ के, मेरे को लगा ही नहीं जज है, तो मैं बैठा साथ में था और हमें लगा कि कोई ऐसे बुलाया हुआ है। तो बाद में जब देने की बारी आई कि जी लो चीफ गेस्ट ये हैं, तो जब उसको दिया तो वो सरप्राइज कि भाई ये तो फांसी किसी को दे रहा है गुस्से में आके, जिस हिसाब से नेचर दिखा रहा, अपना एग्रेसिव नेचर दिखा रहा था, तो ये तो फांसी इसी को दे देगा। दैट इज द रीजन कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फांसी अगर मान्य हो जाए ना भारत देश में, तो चलते फिरते को मार देंगे। ये अकल थोड़ी इनको नहीं ज्यादा, तो 7 साल ने काम किया होता है और आ गए होते हैं, 39-40 साल के बन गए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बंदे बैठे होते हैं लर्न, 35-35 साल से रगड़े खाए होते हैं और सुप्रीम कोर्ट बैठे होते हैं। दे थिंक अ लॉट, रिव्यू करते हैं, फिर जाके कई बातें सुनाते हैं जाके। तो फांसी इतनी जल्दी तब नहीं मिलती है। अब एडवाइजरी जुडिक्शन क्या हुई, केस कहां गया, फांसी कोई भी दे सकता है ना जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फांसी दे सकती है, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी। अब अगर मुझे फांसी सुनानी है हाई कोर्ट ने, मान लीजिए हाई कोर्ट ने जब फांसी देनी है, तो फांसी को रोक कौन सकता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर तो रोक सकता ही नहीं है, तो गवर्नर के पास तो पावर ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही हाई कोर्ट ने फांसी सुनाई तो फांसी हो गई, माने मना नहीं बनता, वो कन्फर्म हो गई, फांसी होगी इसको। फिर वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि हाई कोर्ट में गवर्नर के पास, राज्य में गवर्नर के पास फांसी रोकने की पावर ही नहीं है। कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगी राष्ट्रपति के पास, आखिरी इसे कहते हैं मर्सी पिटीशन, माफ कर दो जी। जैसे इसके बेटे ने कई मर्सी पिटीशन की थी, शबनम के बेटे ने। शबनम भारत देश की पहली औरत को फांसी होने वाली है। शबनम के बेटे ने मर्सी पिटीशन डाली थी कि मेरी माँ को माफ कर दो, मेरी माँ फलाना है, गलती होगी, फलाना हो गया, फलाना हो गया। अब राष्ट्रपति किससे एडवाइस लेगा, राष्ट्रपति जज है क्या, राष्ट्रपति जज है क्या, कौन है, गवर्नर कहीं का। रामनाथ कोविंद कौन है, गवर्नर। गवर्नर कौन होता है, गवर्नर माने कोई टीचर होगा, कुछ होगा, बन जाएगा गवर्नर। गवर्नर की क्वालिफिकेशन है क्या, आईपीएस गवर्नर बन जाता है, आईएएस गवर्नर बन जाता है, ऐसा ही है। जज, जुडिशरी, लर्निंग, आईपीसी, सीआरपीसी, ये तो वकील जज पढ़ रहे हैं ना भारत देश के। तो भारत देश में अकल, इंफॉर्मेशन ऑफ लॉ जो है वो जज के पास है। इसलिए राष्ट्रपति जब जजमेंट देता है फांसी की कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस समय पे वो एडवाइस लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि साहब जरा मुझे बताएं कि मैं इसकी फांसी रोक दूं कि क्या करूं। तो वो कहता है कि सर ये मैटर रोकने वाला नहीं लग रहा मुझे, तो आपको ये करना चाहिए। एडवाइस दे देगा वो। नाउ इट इज अप टू प्रेसिडेंट कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। तो जब राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशन खारिज की कि नहीं इसको फांसी दे देनी चाहिए लड़की को, उसको, शबनम को, तो उससे पहले एडवाइजरी जुडिक्शन ली गई थी और न्यूज़पेपर में आया कि भाई एडवाइजरी जुडिक्शन इज गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ने उसको नहीं रोका, फिर फांसी दे दी। ऐसा ही है। तो एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब ये हुआ कि एडवाइस लेना जजमेंट देने के लिए एग्जीक्यूटिव लेते हैं जजों से, ऐसा ही है। अब कहां पहुंचे थे हम, यहाँ 2 मेंशन किया हमने कि आर्टिकल 2 और 3 इस तरह की बातें करते हैं। एडवाइजरी जुडिक्शन की हमने बात यहाँ पे की। अब पिछली बात को हम देखते हैं कहां से कहां तक चीज चलेंगी। शायद यहाँ पे क्लॉज छूटे हमसे, पार्ट 1। अच्छा, ये 3 और 4 की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मैं कहां पे आया था, लास्ट बात कहूंगा फिर फ्री करता हूं आपको मैं। बेरूबाड़ी केस कब का है, 1900। जिस समय पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था। हाँ जी, जो हमारा बांग्लादेश है आज, ये तो 71 में बना, जब लड़ाइयां हुई हमारी। 71 के बाद बना ये बांग्लादेश। 71 से पहले तो ये पाकिस्तान था। इट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर इंडियंस कि वहां भी पाकिस्तान है, सर पे पाकिस्तान है, ऐसा ही है। इट वॉज डिफिकल्ट। तो भारत चाहता है इनको निकाले यहां से, यहां ऐसा देश रखा जाए जो बहुत ही, तो आप ये पाएंगे राइवलरी जो है ना सबसे ज्यादा वो इंडियन पाकिस्तानियों में नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तानियों में। देखिएगा आप लोग कभी देखना इस चीज को लेके। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा इक्वालिटी दिखाना चाहता है, इसलिए हम इसको दबाना चाहते हैं। तो भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो राइवलरी माना जाता है, पर आप देखना कि सेकंड राइवलरी बांग्लादेश और पाकिस्तान की होती है। लड़ाई झगड़ा, लड़ पड़े, मार आए, किसी कुछ कराए, मैच के दौरान ऐसा हो जाता है कई बार। द रीजन इज कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते थे बांग्लादेशी, उनके साथ अत्याचार किया गया था बाय द पाकिस्तानी पीपल। तो पूर्वज बातें सुनाते होंगे कि बेटा या ऐसा क्या पाकिस्तानियों ने,
राइवलरी चली हुई है। बेरूबाड़ी केस में जिस समय भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री खींचने वाले कौन थे? रेडक्लिफ, ऐसा ही है। रेडक्लिफ वॉज अ ब्रिटिशर। रेडक्लिफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई भाई नेहरू साहब कि आप बाउंड्री डिजाइन करो, कौन सी बाउंड्री भारत देश की है और कौन सी पाकिस्तान की। सुनना गौर से चीजों को, कौन सी पाकिस्तान की और कौन सी भारत देश की है। जिस समय ये डिजाइन किया गया 47 में, सुनना जी, कब? 47 में जब ये डिजाइन किया गया मैप पूरा, रेडक्लिफ को जरा अकल नहीं थी कौन इंडियन टेरिटरी कौन पाकिस्तान टेरिटरी है। इसने मैप में सिर्फ पुलिस स्टेशंस देखे, ये सारी कहानी पढ़ेंगे आप बाद में। इसने पुलिस स्टेशन देखे और उन पे मोहर लगाते हुए बांट दिए एरिया, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया। करीबन 10-20 सालों के बाद, 13 सालों के बाद पाकिस्तान ने यह मसला उठाया कि जो एरिया इंडिया को दे दिया गया है वो एक्चुअली इंडिया का नहीं, हमारा है, विच इज कॉल्ड बेरूबाड़ी। चला गया, इंडिया कह रहा है हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा है। किसकी वजह से? लॉर्ड रेडक्लिफ की वजह से, कम वक्त की वजह से ये लड़ाइयां शुरू हो गई। अब जब बहसबाजी शुरू हुई तो नेहरू साहब थोड़े से लिबरल बन के आए और कहने लगे कि चलो दे देते हैं, अगर इतना ही मसला है तो आधी हमें दे दो और आधी, ऐसे पीओके है जी कि भाई तुम आधा ले तो हम आधा लेते हैं। आप कई बार ऐसा बोलना चाहते होंगे कि सर दे क्यों नहीं देते आधा, तुम रख लो आधा, हमारा शांति रखो देश में, ऐसा नहीं सकता है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है पहले। तो जिस समय वो बाउंड्री डिवाइड करने लगे, नेहरू साहब ने कहा कि ले लो। अब यहां पे मसला उठ गया आर्टिकल 2 का। जैसे बाउंड्री देने लगे वो, अब आर्टिकल 2 यहां निकल के आया ये आया कि आप अपनी बाउंड्री को देना चाहते हो किसी देश को, पर जबकि रिलेशन ये है कि आप जब देना चाहते हो उसकी बात नहीं कही हमने यहाँ पे, हमने बात कही लेने की। किसी की माना चाहते हो तो आन दो, और तुम कहो कि जा रहा है तो जान दो, ऐसा नहीं होगा। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ली गई बाय द पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडवाइज ली उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और पूछा कि साहब क्या मैं टेरिटरी हाफ कर सकता हूं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सर इट इज नॉट पॉसिबल, आपको देश भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हाँ कि ना बोला? अब जब बाउंड्री अरे परे शिफ्ट हुई थोड़ी थोड़ी तो अमेंडमेंट हो गई। अब आप जो पढ़ रहे थे ना कि भाई फलाना हुआ 36 अमेंडमेंट, तो आपको लगा कि अमेंडमेंट क्यों हुई? अमेंडमेंट इसलिए हुई कि यहाँ पे शिफ्टिंग करनी पड़ी। ऐसा ही है, वो सिक्किम की बात है और यहाँ बेरूबाड़ी की है। शिफ्टिंग जब आप करेंगे कि एरिया किसी को दे देंगे तो वहां पे आपको संशोधन करना पड़ेगा बाय यूजिंग आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही है। आज आपको बेरूबाड़ी केस के बारे में मेंशन करूंगा मैं। आप किसी भी दिन तैयार रहे पार्ट 1 के मेंस राइटिंग के लिए, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसमें आपको बेरूबाड़ी केस के बारे में 15 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फिर कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बेरूबाड़ी केस ऑफ 1960 के 15 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट था, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी बातें लिखनी है। मेजर इशू बाय लॉर्ड रेडक्लिफ, फलाना who introduced this फलाना पर्सन, प्राइम मिनिस्टर वाज दैट पर्सन, सीजीआई वाज दैट पर्सन। इस तरह की कहानी बनानी एक और पूरा डिजाइन करना उसको। सो 1 2 3 4 ये सारे बातें हमने की। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल से इनिशिएट करेंगे हम सिटीजनशिप भारत देश की, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देश का सदस्य बनना है तो कैसे बनेंगे, और भारत देश को छोड़ के जाना है तो कैसे बनेंगे। सिटीजनशिप कल का टॉपिक रहेगा। किसी भी दिन, कल परसों ओवरमॉरो जो भी दिन आएगा, आपको पार्ट 1 पे लिखने को मिल सकता है। यहां फिनिश करेंगे आज पार्ट 2 के साथ, विच इज कॉल्ड सिटीजनशिप। कल शुरू करें।